हेलो स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने नेशनल इनकम के मीनिंग को जाना था और नेशनल इनकम से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमने समझे थे, वो हमने लर्न किए थे। देखिए, नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम का मतलब होता है कंट्री के अंदर सारे गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन को मिला के जो इनकम होती है, जो आउटपुट क्रिएट होती है, उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉर एग्जाम्पल 10,000 मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस हुए और सेल हुए, 10,000 टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ, सीएज, बैंक्स, रेलवेज, ये जो सर्विस इंडस्ट्री है इसमें सर्विस प्रोवाइड की गई फॉर एग्जांपल 1 मिलियन रुपीस के। तो इन सबको जो मेजर करने की जो यूनिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। मोबाइल फोन्स की वैल्यू को हम काउंट करते हैं रुपीस में, व्हीट जो है उसकी वैल्यू को हम काउंट करते हैं केजीज में। इस तरीके से अलग अलग यूनिट होने की वजह से हम एक साथ इन सबको प्रॉपरली मेजर नहीं कर पाते, तो हम इन सब के प्रोडक्शन को मॉनेटरी टर्म्स में, मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, रुपीस के टर्म्स में मेजर करते हैं। और उस इनकम को कलेक्टिवली, इन सारी इनकम्स को जब हम एक साथ प्लस करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम से रिलेटेड 8 बेसिक एग्रीगेट्स होते हैं, जिसमें 4 डोमेस्टिक एग्रीगेट्स होते हैं और 4 नेशनल एग्रीगेट्स होते हैं। डोमेस्टिक एग्रीगेट्स कौन कौन से हैं हमारे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, GDP at factor cost, gross domestic product at factor cost, NDP at market price, national domestic product, net domestic product at market price and net domestic product at factor cost। तो ये सारे के सारे जो एग्रीगेट्स हैं ये डोमेस्टिक एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। इसी तरीके से 4 नेशनल एग्रीगेट्स होते हैं जो यूज होंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, इसलिए पहले इनको क्लियर होना, इनका समझना हमें ज्यादा जरूरी है। इसमें जो 4 नेशनल एग्रीगेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इनमें जो बेसिक डिफरेंस है वो डोमेस्टिक का और नेशनल का है। ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये सेम है, जो डिफरेंस है इनमें वो डोमेस्टिक का और नेशनल का है। यहाँ पर डोमेस्टिक आएगा, यहाँ पर नेशनल आएगा, बाकी सारी चीजें इसमें सेम है। अब जैसे इससे पहले की वीडियो में हमने ये समझा था कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे कोई भी वैल्यू निकालनी है, जैसे ये फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट है, तो उसके लिए हमें मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम पहले वाले कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे। अगर हमें किसी भी वैल्यू को नेट पर लेके आना है तो हमें उसकी क्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, तब हमें उसकी नेट वैल्यू मिलेगी। और अगर हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को नेशनल पे लेके आना है तो जो डोमेस्टिक उसकी वैल्यू है उसमें हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट कैसे आएगी? मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके। नेट वैल्यू कैसी आएगी? ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस करके। और नेशनल वैल्यू कैसे आएगी? डोमेस्टिक वैल्यू में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करके। ओके, तो ये हमारा जो रिवीजन हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। अब हम मेथड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट मेथड देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड यानी वो मेथड जिसमें हम काउंट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो इनकम हो रही है उस इनकम को अगर हम एक साथ ले आए, सारी की सारी इनकम को प्लस कर दें, तो हमारे पास कंट्री की टोटल नेशनल इनकम आ जाएगी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, उनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के दौरान जब वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं तो उसके बदले में जो उन्हें पेमेंट दी जाती है वो फैक्टर इनकम होती है। अब हमें एक एक करके सारी इनकम्स को ऐड करना है, सारी इनकम्स को अकाउंट में लेके आना है और उनका टोटल करके हमें मिल जाएगी नेशनल इनकम। इनकम मेथड में जो हमें फिगर मिलती है एंड में, वो मिलती है
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो पहले हमें ये फिगर निकालनी है। इस फिगर को निकालने के लिए हमें क्या क्या चीजें प्लस करनी है। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में उसमें आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए होंगे और सपोज आपको कहा जाता है कि इनकम मेथड का यूज करके नेशनल इनकम निकाल के दिखाइए, तो आपको पहले वो सारे कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उन्हें साथ लेके आना है और उन्हें प्लस कर देना है। तो वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला कंपोनेंट है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो एम्प्लॉयज को किसी भी तरीके से कोई भी पेमेंट अगर फैक्टर इनकम के तौर पे दी जाती है तो वो होती है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मतलब क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। अगर आप कैश में वेजेस देते हो, सैलरीज देते हो लेबर को, अपने एम्प्लॉयज को, या किसी और तरीके से अदर देन कैश देते हो, तो वो सारी जो पेमेंट आपने अपने लेबर को दी है, एम्प्लॉयज को दी है, सबसे पहले इसमें वो फिगर आएगी। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, ध्यान दीजिएगा ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। SSS मीन्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका फुल फॉर्म है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या क्या चीजें, आप कौन कौन सी फिगर को इसके अंदर प्लस करोगे? वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इस तरीके का अगर कंपोनेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है और इनकम मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो आपको इसे ऐड करना है, इसे ऐड करना है। ये मिलके क्या बनेगा? कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। सेकंड इसका कंपोनेंट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? देखिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ये अदर देन प्रोडक्शन प्रोसेस के अलावा जो एंटरप्रेन्योर को इनकम हो रही है उस इनकम को भी हमें नेशनल इनकम में दिखाना पड़ेगा। नेशनल इनकम तभी बनेगी जब सारी इनकम्स आएंगी उसके अंदर। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सपोज जो बिजनेस का एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस का ओनर है, जो प्रोड्यूसर है, अगर उसके पास अपनी कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है और उसे उसने रेंट पे दिया हुआ है आगे, तो उसे रेंट मिलता है, तो वो उसकी इनकम हुई। तो ये जो रेंट है, और सपोज उसके पास कोई माइंस वगैरह है तो वो उसने उन माइंस को किराए पे दे दिया कि आप इससे कोल निकाल लीजिए, तो उसे उसके बदले में रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी ने बुक लिखी और पब्लिशर ने उस बुक को पब्लिश करके सेल किया, तो उस बुक के ऊपर जो रॉयल्टी मिलती है वो भी इसके अंदर आएगी। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है? रेंट हो सकता है, रॉयल्टी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या है? अब एंटरप्रेन्योर बिजनेस लगाता है, बिजनेस की शुरुआत करता है, प्रोडक्शन करता है, इतनी मेहनत करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बदले में उसे क्या मिलता है? उसके बदले में उसे मिलता है प्रॉफिट में एक हिस्सा, एक शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो वो प्रॉफिट इनकम हो गई एंटरप्रेन्योर की। और एंटरप्रेन्योर की इनकम क्या हुआ? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, शेयर्स और डिबेंचर्स पे। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कि बचत, उसकी सेविंग। तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी इसमें आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा। ये सारी चीजें क्या हैं? ये इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के दो कंपोनेंट्स हो गए। ये फिगर्स अलग अलग भी दी हुई होती हैं कई बार क्वेश्चन में, तो आपको इन सारी फिगर्स को भी नेशनल इनकम को निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये और कौन कौन से कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई किए? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा, कॉर्पोरेट टैक्स आएगा, डिविडेंड आएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। सीएज, बैंकर्स, कंसल्टेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, कोई भी शॉपकीपर, कोई भी शॉप ओनर, जो कहीं और जॉब ना करके खुद का अपना बिजनेस करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, उनकी सेल्फ अर्निंग होती है, सर्विसेज के बदले में उन्हें जो अर्निंग होती है वो होती है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये सारी फिगर्स, ये सारे कंपोनेंट्स जब आप आइडेंटिफाई करके प्लस करोगे तो आपको कौन सी फिगर मिलेगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये है इनकम मेथड के अंदर, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेशनल इनकम। मैंने जैसे आपको बताया था, हमें तो ये चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, हमें ये फिगर चाहिए। ये फिगर हमने यहां से निकाल ली, यहां से कैलकुलेट कर ली। अब हमें इससे इस पे आना है, तो इससे इस पे आने के लिए हम क्या करेंगे? एज वी ऑल नो, दिस इज नेशनल एंड दिस इज डोमेस्टिक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
तो ये फिगर निकालने के लिए आप इसमें प्लस कर दीजिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो हमें मिल जाएगी हमारी नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने इनकम मेथड को तो समझ लिया कि इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 मेथड्स थे हमारे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और लास्ट में है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड के बाद सेकेंड मेथड आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो आती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जैसा ही आपको पता ही है कि नेशनल इनकम के लिए हमें किस फिगर पे पहुंचना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इस पे हमें आना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो एक बार हम ये कैलकुलेट कर लें, उसके बाद हम इस पे आसानी से आ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए हमें इस फिगर को कैलकुलेट करके निकालना है। पहले जब भी क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाल करके दिखाइए, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारा डाटा दिया हुआ होता है। आपको उस डाटा में से ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इनको आइडेंटिफाई करना है, इन्हें पहचानना है और इनको ऐड करना है। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड के लिए, आपको क्या क्या फिगर्स चाहिए। पहली, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये वाली फिगर आपको चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि कंट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जितना भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर हुआ है, प्राइवेट फर्म्स का या प्राइवेट हाउस होल्ड्स का या इंडिविजुअल्स का, ठीक है, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर कहलाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये हमारा पहला कंपोनेंट है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा कंपोनेंट गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखिए गवर्नमेंट भी खर्चा करती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, प्रोडक्शन करती है गुड्स का, सर्विसेज का, वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं, कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किस लिए, इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट स्टॉक और टू ऐड स्टॉक, क्रिएशन ऑफ वैल्यू। कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स कैपिटल एसेट्स में, मशीनरी में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एज इट इज हमेशा इन्हीं वर्ड्स में आपको हो सकता है क्वेश्चन में ना दिया हो। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फर्दर 2 कंपोनेंट्स चाहिए जिन्हें ऐड करके आपको ये फिगर मिलेगी। वो 2 कंपोनेंट्स क्या हैं, पहला ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा चेंज इन स्टॉक, ठीक है। इन 2 फिगर्स को आप आइडेंटिफाई करिए क्वेश्चन में और इन्हें ऐड करिए, फिर आपको मिलेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैसे मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब ये चेंज इन स्टॉक क्या चीज है, चेंज इन स्टॉक की फिगर कैसे आएगी, हो सकता है ये इस तरह से ना दिया हुआ हो, आपको दिया हो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, तो आप इसमें करेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के 2 सब कंपोनेंट्स हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चौथा कंपोनेंट एक्सपेंडिचर मेथड में है नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स मींस एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। जितने गुड्स बाहर भेजे हमने फॉर सेल दूसरी कंट्रीज में, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, वो क्या है, एक्सपोर्ट्स। और जो गुड्स हमने बाहर से इंपोर्ट किए अपनी कंट्री में, दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में हमने मंगवाए, वो है इंपोर्ट्स। अगर आप एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स की वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है नेट एक्सपोर्ट्स। तो अब क्लियर हो गया होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड से हमें ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड करके मिलता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमें मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक को ऐड करके, चेंज इन स्टॉक हमें मिलेगा क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके, और लास्ट हमारा कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट्स जो हमें मिलेगा एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स की फिगर को माइनस करके। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया
फाइनल ये एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला हो गया टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जीडीपी एट एमपी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, ये फिगर कैसे आएगी, जितनी भी सेल हुई है प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर। अब सेल्स कैसे आएंगी, सपोज सेल्स की भी फिगर हमें एग्जैक्टली एक्यूरेट फिगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है सेल्स की, तो सेल कैसे आएगी, सेल्स विल बी डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। डोमेस्टिक सेल यानी जो कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो सेल हुई है, और एक्सपोर्ट यानी जो बाउंड्री के बाहर जो हमने फॉरेन में एक्सपोर्ट करके सेल की है। इन दोनों की फिगर को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल फिगर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक अगर दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करके ये चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद अगर सपोज सेल्स की फिगर नहीं दी हुई तो आपको ये दोनों दिए होंगे, डोमेस्टिक सेल में आप एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दीजिए तो आपको सेल मिल जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन वैसे तो जनरली एक्यूरेटली इसी फॉर्म में दिया हुआ होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर नहीं दिया हुआ है आपको तो आप इसमें लिख सकते हैं परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही होता है, प्लस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है वैल्यू एडेड मेथड के अकॉर्डिंग। एक बार फॉर्मूला फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस करके। चेंज इन स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अगर सेल नहीं दिया हुआ है तो डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट्स को ऐड कर दीजिए, आपको टोटल फिगर ऑफ सेल मिल जाएगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर नहीं दिया हुआ है तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंपोर्ट्स को ऐड कर दीजिए तो आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन मिल जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, एक्चुअली जीडीपी एट एमपी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू एडेड मेथड।